नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है परीक्षा मंथन की लक्ष्य सीरीज का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में हम लोग विधि एवं न्याय को पढ़ेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए। अब जो पारी है विधि एवं न्याय की। इससे पहले दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आप किसी न किसी कोचिंग संस्था के प्रति दीवानगी पैदा कीजिएगा। तो ऐसे में श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस है जहां पे बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को सिखाया जाता है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसकी बदौलत आपको कभी भी इंटरव्यू से बाहर ना निकलना पड़े। पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में आपके पैसों से ज्यादा आपकी सपनों की परवाह करता है। अगर आप लोग भी इस संस्था से जुड़ने के इच्छुक हैं या एडमिशन करवाने की चाहत रखते हैं तो हमारा जो नंबर है 9015148776 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विधि एवं न्याय। आज का पहला न्यूज जो है वो है गर्भपात संबंधित नियमों में बदलाव हुआ है। क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इसमें गर्भपात की सीमा को 20 सप्ताह से 24 सप्ताह, ध्यान रखिएगा 20 सप्ताह पहले था, अब जो है 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। और इस उद्देश्य के लिए गर्भपात अधिनियम मेडिसिन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को संशोधित किया गया है। उसके बाद इसको संशोधित करने के बाद अभी तक जो है गर्भपात की सीमा जो थी वो 20 सप्ताह थी, अब इसको बढ़ा के 24 सप्ताह कर दिया गया है। इसीलिए ये चर्चा में आ गया है और चर्चा में आया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ के इसको पढ़िएगा। चलिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ये न्यूज़ पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है इसको समझते हैं, यहां से क्लियर हो जाएगा न्यूज़ कहता क्या है। इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से गर्भपात की समस्या जो समय सीमा है वो 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दी जाएगी। और सरकार का कहना है कि यह वृद्धि प्रजनन में महिलाओं के अधिकारों के बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। मतलब क्या है, इसकी जो सीमा है, समय सीमा 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दी गई है। ये इसलिए की गई है क्योंकि प्रजनन में जो महिलाओं के अधिकार है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। इस विधेयक के तहत 20 सप्ताह के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की अनुमति और 24 सप्ताह गर्भपात के लिए 2 डॉक्टर की अनुमति लेनी होगी। इसमें एक डॉक्टर सरकारी होना अनिवार्य है। पहले क्या होता था, 20 सप्ताह के लिए गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की अनुमति ली जाती थी। एकदम पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। और अब जो है, अब 20 सप्ताह से अगर 24 सप्ताह गर्भपात कर दिया गया तो अब आपको 2 डॉक्टर की अनुमति लेनी होगी और 2 डॉक्टर में एक डॉक्टर जो है वो सरकारी डॉक्टर होना अनिवार्य है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है ना। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस विधेयक का उद्देश्य है महिलाओं के लिए उपचारात्मक, मानवीय और सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करना। कहने का मतलब है कि इस विधेयक का सीधा सा उपचार यह है कि मानवीय और सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवा का क्या करना है, विस्तार करना है। नेक्स्ट जो है, इस विधेयक से दुष्कर्म पीड़ित, सगे संबंधियों के साथ में यौन संपर्क से पीड़ित तथा अन्य महिलाएं जैसे दिव्यांग महिला हो गई या फिर नाबालिग लाभान्वित होगी। कहने का मतलब क्या है कि इस विधेयक के आने से जो सबसे ज्यादा लाभान्वित होगी वो या तो होंगी दुष्कर्म पीड़ित महिला या फिर लड़की या फिर सगे संबंधियों के साथ में जो भी परिवार या सगे संबंधी होंगे, रिश्तेदार नातेदार के साथ में जिनका यौन संपर्क से पीड़ित हैं। और साथ साथ में अन्य महिलाएं में दिव्यांग महिलाएं या फिर नाबालिग जो है उनको लाभान्वित इससे होने वाला है। अब इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने और चिकित्सक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों और मंत्रालय के साथ में बृहद विचार विमर्श के बाद में गर्भपात कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। और हाल ही के दिनों में न्यायालय में एक याचिका दी गई कि जिनमें भ्रूण संबंधित विषमताओं या कहें तो महिलाओं के साथ में यौन हिंसा के कारण से गर्भपात के आधार पर मौजूदा स्वीकृति सीमा को अधिक अवधि पर गर्भपात कराने की अनुमति मांग की गई थी। यही था पूरा का पूरा इसका न्यूज। अब आते हैं दल बदल कानून की समीक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखना। इसकी क्या प्रसंग क्या, इसको समझते हैं। 21 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय संसद में दल बदल कानून की समीक्षा एवं संसद सदस्यों या कहिए विधान सदस्यों को अयोग्यता के निर्णय हेतु एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण
यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल की सिफारिश की है। इसमें अब क्या सिफारिश हुई है दल बदल कानून में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का तर्क क्या है, इसको समझते हैं। एक चीज और थोड़ा सा बता दूं आपको कि अगर प्रीलिम्स में पूछेगा कि अगर गर्भवती जो गर्भधारण करने के लिए दिया गया है न्यूज़ कि 20 सप्ताह से अब उसको 24 सप्ताह कर दिया गया है। गर्भपात करवाने के लिए जो समय सीमा है पहले 20 सप्ताह था, अब 24 सप्ताह करवा दिया गया। पहले एक डॉक्टर की जरूरत होती थी 20 सप्ताह के लिए, अब जो है 24 सप्ताह अगर करवाया जाएगा गर्भपात के लिए तो आपको 2 डॉक्टर रखना होगा, 2 में से एक जो होगा वो गवर्नमेंट रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा रहे तो आज के टाइम में, मोदी सरकार के टाइम में, ये तो कंफर्म रख लीजिए कि यहां से अगर मुद्दा है तो उसको अच्छे से समझ लीजिए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में चर्चा का रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का तर्क क्या है इसमें दल बदल में, इसको समझिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने तर्क में कहा है कि चूंकि संसद, विधानसभा अध्यक्ष और किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, जो भी संसद होते हैं वो या विधानसभा अध्यक्ष किसी न किसी राजनीतिक दल से ही संबंधित होते हैं, इसलिए कई बार वे संसद कहें या फिर विधानसभा के सदस्यों के अयोग्यता के संदर्भ में पूर्वाग्रह का शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि अयोग्यता के संदर्भ से कारण जो है पूर्वाग्रह के ये शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार में संसदीय न्यायाधिकरण के लिए सरकार को संविधान संशोधन के बारे में सोचना चाहिए और इस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता उच्चतम या फिर एक सेकेंड, हाँ, इस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा अवकाश प्राप्त यानी कि उनका समय सीमा समाप्त हो चुका है, जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं लेकिन अब अवकाश प्राप्त हो चुके हैं, उनके द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है दल बदल विरोधी कानून, ये क्या है? तो भारत में संविधान के 52वें संशोधन 1985, तो अब कभी अगर पूछ दे आपको प्रीलिम्स में कि दल बदल विरोधी कानून जो है उसको किस में रखा गया, तो 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में इसमें दल बदल में कानून में संशोधन किया गया था। 52वें संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखा गया है, और 10वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? दल बदल विरोधी कानून। यहां से निकल के आता, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए कि कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है, तो याद रखने के बताना होगा कि 10वीं अनुसूची में। और कौन से संशोधन संविधान में किया गया है, तो 52वें संशोधन 1985 में किया गया दल बदल का। क्लियर हो रहा है? इस व्यवस्था का की गई है, और इस कानून के तहत संसद विधानसभा के सदस्यों को निम्नलिखित स्थितियों के मद्देनजर संसद या फिर विधानसभा के अध्यक्ष को अयोग्य घोषित कर सकता है। इन सब के लिए कौन कौन से, आइए एक एक करके देखते हैं किससे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य स्वेच्छा से या फिर राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ता है तब उसकी समाप्त हो जाएगी अयोग्यता। अब जो है किसी राजनीतिक दल के विहिप के द्वारा दिशा निर्देश के विरुद्ध मतदान देता है तो मतदान में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है किसी निर्दलीय सदस्यों द्वारा किसी विशेष राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता। मतलब क्या, किसी भी निर्दलीय हो, किसी भी दल का निर्दलीय हो तो वो किसी भी विशेष राजनीतिक दल की सदस्यता को वो ग्रहण कर सकता है, ऐसा है। चलिए, दल बदल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है कर्नाटक का अंधविश्वास विरोधी अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अंधविश्वास विरोधी अधिनियम। और ये कहीं ना कहीं कर्नाटक में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होना कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अंधविश्वास से पीड़ित है। कहीं ना कहीं बस उसमें क्या है, अलग अलग व्यवहार में, अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में अंधविश्वास पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। लेकिन कर्नाटक ने इसका जो है विरोध के लिए एक अधिनियम लाया। क्या अधिनियम है, इसको समझते हैं। कर्नाटक सरकार ने 4 जनवरी 2020 को औपचारिक रूप से अमानवीय प्रथाओं पर तथा काला जादू का रोकथाम उन्मूलन अधिनियम 2017 को अधिसूचित किया है। और ध्यातव्य है कि इस अंधविश्वास विरोधी अधिनियम को वर्ष 2017 में जो है पारित किया गया था तथा इसे 6 दिसंबर 2017 को जो है राज्यपाल की अनुमति मिल गई थी अंधविश्वास कानून को। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि जादू टोना का होता है बहुत ज्यादा, जो कहीं ना कहीं पूरी हिंदुस्तान में फैला हुआ है। अब
यहां पे सबसे पहले किसने लाया है? तो याद रखिएगा कर्नाटका ने लाया। अब ये है क्या? इसके प्रमुख प्रावधान अधिनियम को समझते हैं। इस अधिनियम को राज्य के समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह अधिनियम जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और 2017 के इस अधिनियम के तहत कुल 16 प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। 2017 के अधिनियम में लाया गया, इसमें टोटल जो है 16 प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। तो अगर प्रीलिम्स से पूछेगा तो 17 में लाया गया और एक घटा दीजिएगा, 16 प्रथाओं पे इसमें प्रतिबंध लगाया गया। थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू समझिए। और जिनमें से कुछ प्रथाएं जो है वो निम्नलिखित है। कौन सी प्रथाएं? थोड़ा सा जो निम्नलिखित है उसको समझ लेते हैं और सुन लेते हैं और देख लेते हैं। लोगों को आग पर चलने के लिए मजबूर करना बिल्कुल गलत है, ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास है, आग पे चलना। दूसरा जो है लोगों को जो है दुष्ट घोषित करके उसे पिटाई करना। मतलब क्या है? किसी भी लोगों को दुष्ट समझ लेना कि ये पापी है, ये जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके से ईर्ष्यालु है, ये गलत है, उसको ये समझ के उसको पिटाई करना कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास है। तीसरा जो है महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पूजा घरों में उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना। यानी कि महिलाओं को अगर मासिक धर्म होता है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें पूजा घर ना जाने देना, उन्हें घरों में एक जगह से दूसरी जगह ना जाने देना, यह कहीं ना कहीं गलत है। और यह सिर्फ अंधविश्वास का ही तमाशा है। बाकी रियलिटी जो है बिल्कुल प्योर है कि यह सही है। महिलाएं कहीं भी जा सकती है, पूजा घर भी जा सकती है, क्योंकि यह सब कुछ जो है गॉड गिफ्टेड है। और जो गॉड गिफ्टेड है उसमें आप किसी भी तरीके का कोई ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। और अगर ब्लेम लगता है तो कहीं ना कहीं यह अंधविश्वास है, कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, कहीं ना कहीं पूर्वजों से शुरू से जो आई जा रही है थे। तो जो भी अंधविश्वास है वो पूर्वजों यानी पिछले प्राचीन काल से ही चलते आ रही है। तो प्राचीन काल में लोग शिक्षित थे कहां? तो अंधविश्वास भी तो दुनिया चल रही थी। लेकिन 21वीं सदी है जी, इस टाइम में आपको शिक्षित है तो आपके पास में अंधविश्वास का किसी भी तरीके का एक छोटी सी लाइन भी नहीं खींची होनी चाहिए। और अगर खींची हुई है तो आप शिक्षित हैं कहां जी? चलिए नेक्स्ट जो है चौथा, बाई बीघा प्रैक्टिस, जिसमें रॉड से जबड़े के एक तरफ से दूसरी तरफ छेद कर देना। मतलब क्या है? जो जबड़ा होता है ना मुंह के पास में, उसको रॉड से एक साइड से दूसरी जगह छेद कर देना, यह भी कहीं ना कहीं जो है अंधविश्वास है, जिसको कहते हैं बाई बीघा प्रैक्टिस। नेक्स्ट है बनामती और माता तंत्र। बनामती और माता तंत्र के नाम पर दिन और रात में आवासीय घरों पर कंकर फेंकना। बनामती के नाम से या कहिए माता मंत्र के नाम से दिन और रात किसी भी आवासीय जिसमें लोग रहते हैं उस पे कंकर फेंकना कहीं ना कहीं अंधविश्वास का ही तमाशा है। आपको फायदा हो या ना हो, दूसरे के साथ में अगर कंकर फेंक रहे हैं तो उसको नुकसान होगा, ये तो 100% गारंटी है। चलिए खैर कानून बन गया है, अधिनियम आ गया है, जिसमें टोटल 2017 में शुरू हुआ था, 16 में अधिनियम आ चुका है, जिसमें आपको पूरी तरीके से सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए। अगर इस तरीके का आप व्यवहार कर रहे हैं तो इसके लिए आप सजा के भुक्तभोगी होंगे। क्या सजा होगी उसको आगे भी देखते हैं। मदे स्नान की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, मदे स्नान की प्रक्रिया को इस अधिनियम के तहत स्वैच्छिक कर दिया गया है तथा बचे हुए भोजन और इस प्रक्रिया में शामिल नहीं करने के लिए इसे संशोधित किया गया। मतलब क्या है मदे स्नान की प्रक्रिया? मदे स्नान और नीचे आने के बाद बताते हैं। इस अधिनियम के तहत स्वैच्छिक कर दिया गया है, स्वेच्छा से कर दिया गया है, और बचे हुए भोजन को इस प्रक्रिया में जो है शामिल नहीं करने के लिए संशोधित किया। जो बचे जाएगा भोजन इस प्रक्रिया में आप शामिल नहीं कर सकते हैं। इस अधिनियम से धार्मिक स्थान पर वास्तु, ज्योतिष, पद छिना या कहे तो पवित्र स्थानों की परिक्रमा संबंधित कार्यों को बाहर रखा गया। मतलब क्या, इस अधिनियम में धार्मिक स्थान को बाहर रखा गया, चाहे ज्योतिष हो, वस्तु हो या पवित्र स्थान की परिक्रमा जो आप लोग करते हैं चारों तरफ से, उसको जो है इससे बाहर रखा गया, क्योंकि वो धर्म का विषय है। और यहां पे धर्म का अंधविश्वास से कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि हमारी एक आस्था है। यहां पे अंधविश्वास नहीं कर सकते हैं, आस्था कर सकते हैं, और आस्था जिसमें है उसी में भगवान है। चलिए, इस अधिनियम की न्यूनतम 1 वर्ष से 7 वर्ष तक की कारावास है। अगर आप गलत करते हैं इस अधिनियम के बाद भी तो आपको कम से कम 1 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष तक कारावास होगा, तथा 5,000 से 50,000 रुपए का जुर्माना भी देना का प्रावधान है। अब आते हैं कि मदे स्नान क्या होता है। मदे स्नान को समझिए। यह दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में प्रचलित एक परंपरा है मदे स्नान, जिसमें श्रद्धालु अपने मनोन्नतियों को पूरा करने के लिए उच्च जातीय द्वारा खाए गए भोजन के अवशेष को लौटते हुए स्नान करते हैं। मतलब क्या है कि इसमें जो है श्रद्धालु अपनी मनौतियों को, जो मनौती मांगते हैं कि भाई ये मिल जाएगा तो मैं ये करूंगा, एक होता ना इच्छा हो गया, उस इच्छा की पूर्ति हो गई, तो पूरा करने के लिए उच्च जाति के द्वारा खाए गए भोजन के अवशेष को, जो खाए गए भोजन है उसके अवशेष बचे हुए उस पर लौटते हुए स्नान करते हैं।
मतलब उसी भोजन पर जो है लौटते हुए, मतलब क्या, सोते हुए, पलटते हुए, करटते हुए स्नान करते हैं। इसे ही कहते हैं मदे स्नान, जो कि कन्नड़ क्षेत्र में, कर्नाटका में एक प्रचलित परंपरा है। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट न्यूज पे और चलते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल जो है मौलिक अधिकार का अंग, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का अंग है। जब सर्वोच्च न्यायालय बोल दिया है तो मौलिक अधिकार का अंग है। कैसे है, आइए इसको समझते हैं और बेहतरीन तरीके से कोशिश करते हैं इसको समझने का। यह न्यूज अगर मेन रूप से देखा जाए तो ज्यादातर जो है कश्मीर में यह घटना घटी है, तो वहीं से निकला है, या फिर जहां पे भी किसी भी तरीके का दंगा हो जाता है तो वहां सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरनेट का कनेक्शन ही बंद कर देती है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। आइए इसी पे क्या है न्यूज, इसको समझते हैं। नगर पालिका किसी भी राष्ट्र को राजनीतिक और सामाजिक रूप से संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षक के रूप में नागरिक अधिकार को संरक्षण भी प्रदान करती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसी की वानगी प्रस्तुत करते हुए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जनवरी 2020 में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का इस्तेमाल मौलिक अधिकार का अंग करार देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों को एक हफ्ते की समीक्षा करने का आदेश दिया। कहने का मतलब यह कि न्यायपालिका किसी भी राष्ट्र को राजनीतिक कहें या फिर सामाजिक रूप से संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। कौन? तो न्यायपालिका। लेकिन आए दिन जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय ने इस वानगी को प्रस्तुत करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 19, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अगर इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार का अंग जो है करार देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन को एक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। क्लियर हो रहा है? अब आते इसकी मुख्य बातें। क्या है मुख्य बातें, यहां से समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट का इस्तेमाल को मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए शीर्ष अदालत ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से इंटरनेट निलंबन के सभी आदेश की समीक्षा करने को कहा है। कहने का मतलब क्या, अगर अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट को लाया जाता तो मौलिक अधिकार हो जाता है, और अगर मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए शीर्ष अदालत यहां तक कहती है जम्मू कश्मीर के प्रशासन को कि इंटरनेट से निलंबन सभी आदेश को समीक्षा करने को कहा कि सभी आदेश का समीक्षा कीजिए। क्यों? किसी भी तरीके की समस्या होती तो सबसे पहले आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, जबकि इंटरनेट जो है मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार है तो बिना पूछे हुए किसी भी इंसान का मौलिक अधिकार को आप हनन नहीं कर सकते हैं। मानव स्थिति खराब हो जाती है तो इसके लिए क्या दूसरा कोई जगह है, दूसरा कोई ऐसा आपके पास में उपाय है तो उस उपाय को कीजिए, क्योंकि इंटरनेट को डायरेक्ट बंद कर देना यह कहीं न कहीं मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यही थी पूरी कहानी। अब आगे उपयोग करना कुछ प्रतिबंधों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है और प्रेस की स्वतंत्रता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र अधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इंटरनेट का अधिकार प्रत्यक्ष मौलिक अधिकार नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु एक अन्य मौलिक अधिकार के माध्यम की जरूरत तो जरूर है। कश्मीर में लगे प्रतिबंधों को लेकर न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति जताने वाली किसी विचार को दबाने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल अनिश्चित काल के लिए नहीं किया जा सकता है कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जितने समय के लिए चाहें आप धारा 144 लगा दें। यह अनिश्चित काल के लिए नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट का निषेधा जारी करते हुए कहा कि इस पर विचार करना चाहिए कि अनुपातिक सिद्धांतों को पालन करना चाहिए। इंटरनेट की सेवाओं को प्रतिबंध करने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और सीआरपीसी 1975 तथा टेलीग्राफ एक्ट 1885 के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंध किया जाता रहा है। कहने का मतलब कि जब भी किसी भी जगह पे किसी भी तरीके का हंगामा शुरू हो जाए, किसी भी तरीके का दंगा शुरू हो जाए, किसी भी तरीके का आपातकालीन शुरू हो जाए तो सबसे पहले सरकार क्या करती है, वहां इंटरनेट बंद कर देती है। और इंटरनेट बंद करने का सीधा सा एक ही उदाहरण लेती है 1973 का आपराधिक प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी का, या फिर सीआरपीसी 1975 ले लेती है, या टेलीग्राफ एक्ट 1885 के माध्यम से इंटरनेट सेवा को प्रतिबंध कर देती है फटाक से। लेकिन ध्यातव्य हो कि 5 अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर प्रदेश में से संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद में, जैसे ही वापस 370 का चला जाना ले लिए जाने के बाद में केंद्र सरकार इस फैसले को चुनौती देते हुए दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने यह फैसला दिया। जैसे ही 370 गया
कश्मीर से, उसके बाद कश्मीर राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख भी एक वहीं पे साथ में ही बन गया। अब अनुच्छेद 19 क्या कहता है? मूल संविधान के 7 के तहत स्वतंत्रता का उल्लेख था, जिसमें सिर्फ 6 थे। पहला जो था 19A, बोलने की स्वतंत्रता। 19B जो थी, शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्र होने सभा करने की स्वतंत्रता भी है इसी के अंदर मौलिक अधिकार में। नेक्स्ट जो है 19C में संघ बनाने का स्वतंत्रता है। 19D में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता रखी गई है। 19E में क्या कहा गया है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता दी गई है। यह मूल अधिकार है या कहे तो मौलिक अधिकार है। 19F में क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार है। और 19G में कोई भी व्यापार और जीविका चलाने के लिए पूरी तरीके से क्या है? स्वतंत्र। ये सारे के सारे मूल संविधान में आते हैं। अब नेक्स्ट जो है आज का जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर यहीं तक रहा, विधि और न्याय पढ़ाए। और मैं कोशिश किया कि आप ही लोग की गुजारिश होती है कि सर ज़्यादा लंबा वीडियो मत बनाइए, क्योंकि एक तो पहले आपको एनर्जी भी नहीं होती है और फिर वो पढ़ाने का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, और साथ साथ में हमारे पास में इतनी पेशेंस नहीं होती कि इतनी लंबी वीडियो देख पाएं। इसलिए कोशिश कीजिए कि 20 मिनट के दरमियान ही वीडियो को समअप करने की कोशिश कीजिए, तो उसी को देखते हुए थोड़ा वीडियो छोटा बनेगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, पूरा सीरीज देखिए, उसके बाद एक मास्टर वीडियो बना के आपके सामने रख दिया जाएगा जैसे एग्जाम करीब आने लगेगा। तो यानी कि पूरे तरीके से कंप्लीट करंट अफेयर दे दिया जाएगा, जहां से हर साल करीब करीब 40 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है या फिर 30+ क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जाता। सारा क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। यकीन नहीं है तो एक बार एग्जाम देके देख लीजिए। उसके बाद जब रिव्यू करूंगा सारे क्वेश्चन को, तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन से टाइम में कहां से क्वेश्चन आया था। सारा क्वेश्चन परीक्षा मंत्र से निकलेगा। तो कोशिश कीजिए ध्यान से सुनने की, और जितना ज्यादा बार हो सके सुन सकिए। और साथ साथ में दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबके पास में इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े टीचर के पास में जाके अपना अध्ययन कर सके। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे गांव में होते हैं। तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप 1 2 3 4 5 ग्रुप तो बना के रखे ही होंगे, प्लीज उस ग्रुप में शेयर कीजिए और थोड़ा सा डोनेट आप भी कीजिए, कुछ अच्छे काम कीजिए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो अच्छी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।